नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा पर और साथ ही साथ अधिगम अक्षमता पर बात करने वाले हैं। और अगर आप सभी सीटेट की फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बात किया जाए इस चैप्टर की, इन दोनों चैप्टर से अगर आप बात करते हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकता के साथ अच्छे से देखेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इसे देखें और बताने का प्रयास करें इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करें, सुविधाहीन व वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्त, आपसे पूछ रहा है एक शिक्षक को क्या इसमें से करना चाहिए। करें, सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ये अगर छात्रों को कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। करें, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ना चाहिए। करें, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्त, समावेशी शिक्षा कहता है कि अपने आप में हर बच्चा क्या है, विशिष्ट है। किसी बच्चे का किसी बच्चे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। समावेशी क्लासरूम में तमाम तरीके के बच्चे बैठते हैं, जो अलग अलग विशिष्टता इसमें होती है बच्चे में। जैसे उसमें दृष्टिबाधित बालक भी बैठेंगे, श्रवणबाधित बालक भी प्रतिभाशाली भी बालक बैठेगा, पिछड़ा बालक भी बैठेगा, असक्रिय बालक भी बैठेगा। तो कई तरीके से उसमें से स्टूडेंट बैठने वाले हैं। तो कतई बिना भेदभाव करते हुए जो हम शिक्षा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है बिना भेदभाव से, वही समावेशी शिक्षा कही जाती है। तो इसमें कहा है सुविधाहीन व वंचित समूह की बात हो रही है। जो बच्चा सुविधाहीन है, वंचित समूह से आता है, उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसा आपसे प्रश्न है। तो अगर शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक जब बच्चा कोई वंचित समूह और किसी पिछड़े वर्ग से आता है बच्चा, तो आज जब क्लास में आएगा तो क्योंकि वह बच्चा पहले से पढ़ नहीं रहा है, चीज़ें छोड़ दिया है, पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह पिछड़ा है। तो आपको उस जब विद्यालय में आए तो अपनेपन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि उसे लगना चाहिए जहाँ हम आए हैं पढ़ने वहाँ हमारे लिए कुछ स्थान है, हमको भी अहमियत दी जा रही है। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह फर्स्ट का ए ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन में करा है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। भाई उजागर क्यों करेंगे, कह देंगे भाई इसके पास यह कमजोरी, इसको उजागर कर देंगे तो इससे बच्चा भाग जाएगा। तो यह चीज़ें नहीं करनी है दोस्त। तो बात करें सी में, करें इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। तो आप जानते हैं किसी बच्चे को अलग नहीं पढ़ाना है, सभी को एक साथ बैठा कर पढ़ाना है। और दोस्त, यह भी नहीं होगा। करें डी में करा है कि जो मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो आप जानते हैं मानकीकृत नहीं, लचीला पाठ्यक्रम का प्रयोग करने की बात करता है। इसलिए दोस्त, यह भी क्या होगा, गलत होगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सेकेंड नंबर के लिए, करें एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। करें अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, करें स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, या छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। दोस्त, कौन किसके समावेशी क्लासरूम में किसके जरूरत के अनुसार कौन होता है। तो आप जानते हैं जो आपका स्कूल है वह विद्यालय के क्या होगा, वह जो स्कूल है विद्यालय के छात्र के अनुकूल होना चाहिए। उसके जो स्कूल होगा वह छात्र के जरूरत के अनुसार होना चाहिए। एकदम सही होगा कौन सा, क्योंकि अभिभावक नहीं पढ़ने जाता है तो इसलिए अभिभावक से कोई लेना देना नहीं। अभिभावक स्कूल की जरूरत के अनुसार क्या मतलब है, गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। एकदम बी ऑप्शन बनेगा। इसमें गलत लिखा गया छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार, तो छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार नहीं रहेगा, स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार होगा। क्योंकि स्कूल उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा छात्रों के हिसाब से। इसलिए दोस्त, यह भी सी गलत होगा। राइट आंसर जो होगा ना डी होगा। तो कह रहा छात्र शिक्षक की जरूरत के अनुसार, यह भी अपने आप में क्या है, गलत है। इसलिए जो राइट आंसर बनेगा वह हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे थर्ड नंबर के लिए, कह कि शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग में निम्नलिखित में से किसकी समावेशन में मदद मिलेगी। कर वाक बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित वाले छात्र, या अगर प्रतिभाशाली छात्र या सृजनात्मक छात्र। कर सही विकल्प चुने। ए में करा फर्स्ट, बी में करा सेकेंड और थर्ड, सी में करा है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, डी में करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो आप जानते हैं शिक्षकों का जो विविध शैक्षणिक रणनीति है उसके उपयोग से किसका समावेशन में मदद मिलता है। तो सभी को मिलता है। जैसे वाक बाधित है, कहीं ना कहीं बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसके लिए भी क्या होगा,
उसको भी समावेशित करना है, दृष्टिबाधित बालक है उसको भी समावेशित करना है उसी में, और प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक बालक है, सभी इसी एक ही क्लासरूम में बैठेंगे। इसलिए जो हमारा राइट आंसर बनेगा, किसकी समावेशन में मदद मिलेगा, वह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 4th नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता सृजनात्मक वाले बच्चों की नहीं है? उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। वे अक्सर नए विचारों नवाचारों के साथ आते हैं। मतलब कौन सा सृजनात्मक बालकों की विशेषता से नहीं मिलता है, मतलब कौन सा हमको ढूंढना है जो सृजनात्मक बालक हैं, इनमें से कौन सी उनकी विशेषता नहीं होगी। अच्छा ठीक है, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, इसका मतलब सही है, उच्च कोटि का कौशल होता है उनके पास। बी में करा वे विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप भी जानते हैं बच्चा जो सृजनात्मक बालक है वह विभिन्न तरीकों से वह समस्या को समाधान कर लेगा। ठीक है, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ऐसा नहीं होता, उनको जिज्ञासा अधिक होती है। और यही पॉइंट क्या गलत है, तो गलत ही हमारा क्या था, राइट होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा है, जो गलत होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अच्छा, डी में कह रहा है कि वे अक्सर नए विचारों नवाचारों के साथ आते हैं। आप जानते हैं सृजनात्मकता की डिफिनीशन ही है यही है कि नए विचारों के साथ नवाचारों के साथ जो हम चीज़ों को करते हैं, जो बालक सही तरीके से कर ले जाए वही सृजनात्मक बालक कहलाता है। इसलिए दोस्त आपका 4th का जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, डी 5th नंबर के लिए बताएंगे समावेशन का क्या अर्थ है? क्या है समावेशन का क्या अर्थ है? व्हाट डज इंक्लूसिव मीन्स, मतलब इसका जो क्या अर्थ होगा, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव के साथ असमान अवसर। तो दोस्त इसमें से क्या आपको लगता है कि 5th नंबर के लिए बनना चाहिए? ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्त, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान देंगे पहला ऑप्शन में करा सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तो मैंने आपको बताया समावेशन का यही होता है कि बिना भेदभाव करते हुए, बिना हम सामाजिक पृष्ठभूमि को देखे हुए सभी बच्चों को एक साथ बैठाने का और पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त कहीं ना कहीं हमारा जो 5th का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अच्छा, बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, करा कि उनके जो अलगाव है उन्हें बाधा को अनदेखा करना चाहिए। तो भाई अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि वही क्या है, व्यक्ति भिन्नता है, वही अंतर है, सबको मिला जुला के हम क्या करेंगे, बैठाएंगे और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अनदेखी की कोई बात नहीं कर, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता, तो फिर समावेशन कहाँ रह गया? तो यह भी बात गलत हो गई, ना बी ना सी। अच्छा, डी में करा भागीदारी और जुड़ाव के साथ असमान अवसर। तो यहाँ पर समान अवसर होता तो होता बात, लेकिन असमान अवसर लिखा है, इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। जो 5th का करेक्ट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। 6 नंबर के लिए समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें दुरुस्त करने के लिए, किसे दुरुस्त करने के लिए किसको बदलना चाहिए? तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता या समाज विद्यालय पाठचर्या, या अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली, विद्यालय पाठचर्या प्रतिस्पर्धा। तो 6 नंबर के लिए किसको किसके अनुसार बदलना चाहिए? चलिए ठीक है, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है हमें किसको दुरुस्त करने के लिए, अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए क्या बननी है? तंत्र प्रणाली को बदलना है, कहीं ना कहीं सिस्टम को क्या है, बदलना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो बनेगा, इसमें हम जो सेट कर पा रहे हैं, या आपको भी लग रहा होगा कि हमें क्या अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए क्या करना है? हमें तंत्र प्रणाली को बदलना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका बनेगा। 6 का क्या बनेगा? वह 6 का आपका सी ऑप्शन बनेगा। देखिए आप सेट करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्या इसमें से सेट हो पाएगा। जी एकदम आपको लग रहा होगा क्या इसमें से सेट हो पाएगा। सी ऑप्शन अपने आप से हो रहा है कि हम क्या बनेंगे? अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए क्या बनेंगे? तंत्र प्रणाली, जो सिस्टम बनाई गई है उसे हम चेंज करने की कोशिश रहेगी। तो 6 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से
निम्न में से कौन सहायक है समावेशी शिक्षा के लिए? अगर विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा की भावना, तो मैंने आपको बताया प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी, कंपटीशन की भावना होगी, कंपटीशन की फीलिंग होगी, तो क्या होगा, बच्चे में मतभेद हो जाएगा, ठीक है, और या तो बात बिगड़ जाएगी। कहना अनम पाठचर्या और अनम स्कूल कैलेंडर, तो मैंने बताया इनफ्लेक्सिबल कैरिकुलम, इनफ्लेक्सिबल जो स्कूल कैलेंडर है, या दोनों के अपने आप में गलत हैं और यह भी गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, सी में कह रहा है कि विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, तो कह रहा उचित आवास की बात करें, एकदम सही है, क्या बनेगा, एकदम सहायक है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास देंगे। कह रहा सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, तो आप जानते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र होना चाहिए समावेशी क्लासरूम में, लेकिन टीचर सेंटर्ड पेडागोगी की बात होगी नहीं, तो यह भी दोस्त अपने आप में क्या है, गलत होगा। तो राइट आंसर 7th का जो बनेगा वह 7th का आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, 7th का आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, हम सभी आगे ध्यान देंगे। 8 नंबर के लिए जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट इसमें से निगेटिव है, वही निगेटिव वाला हमें ढूंढना है। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। भाई साहब, आप जानते हैं हर बच्चे के जो दैनिक जीवन है और परिवेश से जोड़कर पढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह पॉइंट गलत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन हमें क्या करना था, हमें गलत ढूंढना था, किससे बचना है, तो गलत वाला हम ढूंढेंगे, नहीं सही वाला नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को सम्मान देना चाहिए, एकदम सही है। आप जो उसके सोशियो जो कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उससे हम क्या देंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, अब सी पे आ जाते हैं। कह रहा पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, यह भी जानते हैं शामिल करना चाहिए। कह रहा कि उनके संप्रत्य को पढ़ाना, उनके संप्रत्यों को पढ़ा जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक, पूरी तरीके से जब अप्रासंगिक रहेगा तो हम उसे क्यों पढ़ाएंगे, जो प्रासंगिक होगा उसे तो हम पढ़ाएंगे। इसलिए दोस्त आपका क्या होगा, यही पॉइंट गलत है, और यही गलत है तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन भी डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 9th नंबर के लिए, करा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है, निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? ए ऑप्शन में आपसे कह रहा है विद्यार्थियों में अलग अभाव देखने का दृष्टिकोण, कर दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, कर व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, या विद्यार्थियों का पृथकीकरण। तो किसे बढ़ावा देगा, क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर जवाब दोस्त देंगे। अच्छा प्रश्न, अच्छा इसी तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, भाई साहब हम अभाव को देखने का प्रयास नहीं करते हैं समावेशी शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से या सिद्धांत नहीं कहता कि भाई साहब हम बच्चे के अभाव को जाने, तो हमें समावेशित करना है, मिलाना है, जो अभाव है, जो दूरियां हैं बच्चों के बीच, उनको हम इकट्ठा करेंगे, समावेशित करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यह बात गलत हो जाएगी। कह रहे दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, दिव्यांगता का जो चिकित्सा मॉडल है यह कह रहा है कि दिव्यांगता को ध्यान देना चाहिए, नहीं भाई यह भी नहीं होगा। कह रहा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, एकदम है, क्योंकि आप जानते हैं हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो उनके सम्मान करेंगे, तो एकदम सही है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। डी में करा पृथकीकरण, जब पृथककरण हो रहा है, जब पृथकीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह अपने आप में गलत हो जाएगा। और दोस्त इसलिए आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा 9th का। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, मतलब कोई बच्चा है जिसे श्रवण बाधित है बच्चा, और करा कि एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चा को सुनाई कम देता है उसे क्या करना चाहिए। करा सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित, करा व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, करा कि आपसे व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान, का पर्याप्त गैर अभिव्यक्ति का प्रयोग। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए जो बच्चे को सुनाई नहीं देता है। अच्छा प्रश्न को देखेंगे और आंसर दे देंगे, क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। एकदम कह रहा है कि सांकेतिक भाषा का हतोत्साहित,
तो कहीं ना कहीं जब बच्चे को सुनाई नहीं देता हतोत्साहित नहीं करेंगे, उसे प्रोत्साहित करने की बात होती। भाई अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित तो करेंगे नहीं। तो करेंगे तो काम कहीं ना कहीं बात बिगड़ने वाली है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। करा बी में करा व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग। जब बच्चे को सुनाई नहीं देता तो हम चिल्ला के बोलिए, व्यापक रूप से मौखिक अभिव्यक्तिकरण कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यह भी नहीं होगा। अच्छा सी में करा व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान। भाई ऑडियो टेप हम लगा दें, चिल्लाहट मचा दे, कोई डीजे लगा दे, उससे क्या मतलब पड़े जब सुनाई नहीं देता। करा पर्याप्त रूप से क्या करें, गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करें, कोशिश करें कि पर्याप्त रूप से गैर मौखिक हो, मतलब वह मौखिक ना हो, और ऐसा करेंगे तो बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। और इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा वह डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं हम सभी जी। 11 नंबर के लिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? सही युग्म कौन सा है? श्रवणात्मक लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, दृश्यात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु, गति संवेदी, निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, स्पर्शनीय अध्ययन के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। तो सही युग में आपका क्या होगा 11 नंबर के लिए? इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यथोचित कह रहा है कि संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो श्रवणात्मक है, लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन। अच्छा श्रवणात्मक तो लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन करेंगे क्या? दृश्यात्मक है तो मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित मुख्य विषय वस्तु। कह रहे संवेदी गति संवेदी है तो निष्क्रिय रूप से सुनने की आप बात कर रहा है, या स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। एकदम सही, अधिगम के द्वारा क्या होगा? स्पर्शनीय है तो क्या करेंगे, उसे अधिगम जो होना चाहिए वह अनुभव के आधार पर होना चाहिए। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्त, एकदम। तो आपका जो बनेगा वह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 12 नंबर की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थी में क्षमता आधारित कठोर समूहन। कि क्या आप स्ट्रिक्ट क्या करेंगे, जो एबिलिटी है बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ द स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, या व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, या विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, या फिर वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो आप जानते हैं समावेशी के लिए क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि उनकी जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, जो उनमें वैयक्तिक डिफरेंसेज है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उनको, उनकी बातों को, इस चीज़ों को हम सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और यही क्या होगा आपका बी ऑप्शन बनेगा, अटेंशन एंड द रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज। उनको ध्यान और सम्मान देंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो आपको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ए ऑप्शन में करा है कठोर समूहन। तो कठोर समूहन अपने आप में होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट की बात करता नहीं। अच्छा विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, तो सिर्फ विशेष बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए व्यवसायिक शिक्षा, यह भी गलत होगा। पर वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िगत बात बताना। भाई दिव्यांगता है तो क्या हुआ, उनके बारे में हम रूढ़िगत बात बनाएंगे, यह भी अपने आप में गलत होगा। तो 12 नंबर के लिए दोस्त क्या बनेगा, वह आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं हम सभी। नेक्स्ट 13 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? कौन सा इसमें से बच्चों की बाधा उत्पन्न करने वाला है? सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या घोषणाओं और चलचित्रों की शीर्षकों और कथानकों का इस्तेमाल, या क्लास में ओठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा, शिक्षण के व्याख्यान उपागम के व्यापक रूप से भरोसा करना। तो कहीं ना कहीं करा कि जो श्रवण बाधित बालक है, मतलब सुनाई बच्चे को नहीं देता है, उसके सफल समावेशन में क्या इसमें बाधा उत्पन्न करेगा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, उस बच्चे के लिए कौन सा इसमें से निगेटिव पॉइंट होगा, ऐसा आपके सामने प्रश्न है। तो दोस्त आपको क्या लगता है कि इसमें से उसके लिए गलत होगा?
मतलब सूचना, भाई उसे सुनाई नहीं देता, ठीक है। अब कह रहा उसके लिए गलत क्या है, तेरा सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ठीक है। हम जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो सूचना को संसाधित करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, उसको इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस, संसाधित का मतलब है प्रोसेस होगा, जो एक सूचना का जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एकदम ठीक है। जो गिवन एक्स्ट्रा टाइम तो एकदम सही है। घोषणा और चलचित्रों के शीर्षकों कथानकों का इस्तेमाल, ठीक है। जब बच्चों को सुनाई नहीं देता है तो कहीं ना कहीं चलचित्र के हिसाब से और इस बातों से कथानकों के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या भी क्लास में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा, जब बच्चे को हम सुनाई नहीं देता है तो कहीं ना कहीं जब आप होठ हिलाते हो तो लगता है कि आप क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है। जब मौन वाला करेंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। अच्छा, डी ऑप्शन में करा कि व्याख्यान उपागम का व्यापक रूप से भरोसा, जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो आप व्याख्यान भी इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के लिए गलत होगा, बच्चे को समझ नहीं आएगी बात। और इसीलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, वह आपका जो राइट आंसर बनेगा वह करेक्ट ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। कौन सा इसमें से ऐसा है जो समावेशी शिक्षा की विचारधारा जो है, जो समावेशी शिक्षा कहती है कि भाई सभी का सम्मान करना है, सभी का रिस्पेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ कौन सा मतभेद पैदा कर रहा है, ठीक है। अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, या फिर करा कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं में उच्च उम्मीदें रखना, या विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। तो आप जानते हैं इसके कौन से खिलाफ होगा, सीधे स्पष्ट आपको लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा गलत होगा। ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ऐसी बात है नहीं जो आपको लगता हो कि इसमें से बात बिगड़ने वाली है। तो आप जानते हैं अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देते हैं, ठीक है भाई। जब लर्नर है आपके क्लास में बैठा, अधिगमकर्ता बैठा है, उसके आवाज को हम महत्व देंगे कि नहीं देंगे, एकदम देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा गलत था वही हमको ढूंढना था। तो ए ऑप्शन तो हमारा राइट है। करा सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, आप भी जानते हैं सांस्कृतिक रूप से पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, ठीक है। करा कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता में उच्च उम्मीदें रखना, भाई किसी बच्चे को कुछ अधिगमकर्ता को कुछ लर्नर के प्रति हम उम्मीदें रखेंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, और इसीलिए और बच्चे को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इसलिए आपका जो राइट बनेगा वह क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बनेगा। तो टू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ओनली ए फ्यू सिलेक्टेड लर्नर, तो आपका क्या इसमें से सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डी में कहा कि साकार जो विविधता के प्रति सकारात्मकता होनी चाहिए, एकदम सही है दोस्त। 15 नंबर के लिए और 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो होगा आज के समावेशी शिक्षा का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम अधिगम अक्षमता पर क्वेश्चन करने वाले हैं। अधिगम जब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली रणनीति है। उनमें बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च कोटि के कार्य सौंपें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। तो किसके लिए कराई इसमें बात हो रही है दोस्त, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही है, प्रतिभाशाली बच्चों की। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम उच्च उम्मीदें रखेंगे कि नहीं रखेंगे, एकदम रखेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे बच्चा आराम से कर ले जाएगा। अच्छा, यह भी है उससे एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो समय से पहले चीज़ें कर लेगा। अच्छा, और भी ये भी है कि चुनौतीपूर्ण और उच्च कोटि का हम प्रश्न देंगे तो उससे थोड़ा सा लगेगा कि प्रश्न अच्छा है और अपने आप को उसी हिसाब से और आगे मेंटेन कर पाएगा, ठीक। तो करेक्ट, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। भाई साहब अगर प्रतिभाशाली है तो उसके लिए हम सरल प्रश्न पूछेंगे। तो अगर आप कोई बच्चा हो, आपसे कहोगे अच्छा बच्चा है, कहोगे बेटा ये बताओ, कोई 8 का 10 का बच्चा है, कहोगे ये बताओ बच्चा कि 2 और 2 कितना होता है, तो या तो सरल प्रश्न हुआ या इसमें कंपटीशन का है, इसमें कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, कुछ नहीं। तो इसलिए दोस्त आपका 2 + 2 कहेगा सर जी 4 है, तो 4 है तो भाई इसमें क्या उसको अलग आपको उसको चुनौती दी, कुछ नहीं। तो आसान सरल पूछने से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कौन सा इसमें प्रभावी की बात कर रहा है, कौन सा इफेक्टिव की बात कर रहा है, कौन सा इसमें एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगा, ऐसी बात कर रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें से क्या होना चाहिए,
तो उन्हें आपका बी ऑप्शन बन जाना चाहिए, उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च क्रम के कार्य सौंपें, और इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। अब आपके सामने अधिगम क्षमता का प्रश्न होगा। क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लेंगे, फिर बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे रूप से प्रभावित होती है। दोस्त इसके लिए बताएंगे कि इसमें से आपका क्या राइट आंसर बन सकता है। जी एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्शन करा गुणज वैकल्य, फिर आपसे करा कि लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को हमेशा से मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और आंसर को आप देते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें करा कि कौन सा है विद्यार्थी को शब्दों को पढ़ने और व्याख्या करने में। अच्छा, पढ़ने में दिक्कत है ना, तो पढ़ने में जब दिक्कत है तो कहीं ना कहीं पढ़ने में और व्याख्या करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था वह वाचन वैकल्य होगा। एकदम बात सही है, वाचन वैकल्य होगा। क्यों? इसे बोलेंगे जो कहीं ना कहीं या डिस्लेक्सिया से बच्चा ग्रसित है, और लेखन डिस्लेक्सिया जो आपका वाचन वैकल्य होगा, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है। तो व्याख्या करने में उन्हें क्या हो रहा है, समझने की क्षमता में सीधे रूप से प्रभावित होता है। आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, गुणज वैकल्य कहाँ होता है? जहां पर वह गलती मतलब मैथ में गणितीय संक्रियाओं में सही तरीके से नहीं कर, लेखन में क्या होता है जब लिखने में दिक्कत होती है। अच्छा दोस्त, 17 नंबर के लिए दोस्त कहेंगे अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता का क्या कहलाता है। जी दोस्त, इसके लिए प्रश्न है और बताएं इसमें से क्या राइट आंसर बनने के लायक है। एकदम करेक्ट। गति समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर लगता है कि हो सकता है? जी एकदम बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें दोस्त आपसे जो कह रहा है, क्या इसमें से जो कह रहा है सीधा कह रहा है कि भाई साहब गणितीय अधिगम की दिक्कत है, गणितीय अधिगम की अक्षमता की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं गुणज वैकल्य होगा कि नहीं होगा। इसमें एकदम है डिस्कैलकुलिया से बच्चा ग्रसित है। किसके है? डिस्कैलकुलिया से। अच्छा, गणितीय संक्रियाएं के मतलब वह गणित को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। गति समन्वय कहाँ होता है? जहाँ डिस्प्रैक्सिया होता है, जब तीनों में मतभेद हो जाए, तीनों में दिक्कत हो जाए। अच्छा, पठन वैकल्य कहाँ होता है? जहाँ डिस्लेक्सिया होता है, डिस्लेक्सिया बोला जाता है जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो। लेखन होता है डिस्ग्राफिया, जिसे लिखने में दिक्कत हो। तो इसलिए 17 का जो बनेगा वह बनेगा सी ऑप्शन बन जाएगा। 17 का क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन आपका बन जाएगा एकदम। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। करा कि दोस्त वह करा कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय संक्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। स्वालीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य या पठन वैकल्य। तो मैंने आपको बताया जब जैसे ही गणितीय रूप से वह करने में दिक्कत उत्पन्न होगा तो सीधा हमारा क्या होगा? गणितीय वैकल्य होगा, क्योंकि गणितीय जो क्रियाएं हैं उसे क्या करने में दिक्कत हो रहा है, उसको समझने में एकदम प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका क्या होगा? उसको देखिए चैलेंजेज करा कि अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको निरंतर चुनौती का सामना कर रहा है। बी ऑप्शन आपका बनेगा। स्वालीनता वहां होता है जहां बच्चा शांति से देखेंगे अपने आप में लीन रहे, उसे स्वालीनता वाला बच्चा बोलते हैं। और वह बच्चा बहुत कम बोलता है और कमरे में जाके कोने में कहीं बैठ जाता है, स्वालीनता वाला बच्चा कहलाता है। आलेखी की बात करें, जो लेखन में दिक्कत हो, जब पठन में होगा, जब पढ़ने में पढ़ने में दिक्कत हो, डिस्लेक्सिया होगा, ठीक। अच्छा, 18 का जो बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा। जी ठीक है। 19 नंबर के लिए कर राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर डी अक्षर अक्सर भ्रमित हो जाता है। किसकी प्राथमिक लक्षण है? करा पठन वैकल्य, स्वालीनता, क्रम विकार, शैक्षणिक असहायता, लेखन वैकल्य। जी दोस्त, इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा? तो कह रहा है कहीं ना कहीं राजू 61 के स्थान पर क्या करता है? 16 लिखता है। अच्छा, कहीं ना कहीं उसको लिखने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, लिखने में उसे दिक्कत हो रहा है। और बी को डी अक्षर को अक्सर भ्रमित हो जाता है। जहां बी बनाना चाहिए वहां डी बना रहा है, जहां 61 लिखा जाना चाहिए वहां 16 लिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एकदम कंफ्यूज है वो,
लिखने में वह कंफ्यूज है, क्या कहाँ पर लिखिए जाएगा। जैसे 61 बोले तो 61 का मतलब वो सोचा 16 कैसे होगा, 16 का सिंबल बना दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह लेखन वैकल्य से एकदम गड़बड़ है और इसे बोलेंगे डिसग्राफिया। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है। आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो इसमें से क्या बनेगा, कारक की स्वालीनता, प्रतिभाशीलता, अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार या सृजनात्मकता। तो आप जानते हैं जब आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान लगा पाए, तो इसका मतलब कहीं ना ध्यान लगाने में वह ध्यान नहीं लगा पा रहा। आवेगशीलता है ध्यान, जैसे कुछ टाइम तक वो अपनी बातों को, अपने दिमाग को एक स्थिर नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें क्या है, अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार है। और इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनने वाला है। क्या होगा, वह सी ऑप्शन आपका बनेगा, इसलिए देर तक बैठने की अक्षमता है। तो राइट आंसर बनेगा 20 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर के लिए, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों के से नेत्र संपर्क नहीं करता है, सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन या व्यवहार निम्न में से किसके विकास की ओर संकेत करता है। क्रम मांसपेशी दुर्व्यवहार, स्वलीन क्रम विकार, या फिर आपका पूछ रहा है वह होगा गुणज वैकल्य या गणितीय समन्वय वैकल्य। तो इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा दोस्त, इसके लिए बताएंगे। तो बेहतरीन प्रश्न है, इसके लिए दोस्त आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। अच्छा, आपसे जो पूछा जा रहा है, देखेंगे पहले क्वेश्चन को। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है दोस्त इसमें कि भाई साहब वह अपने दुनिया में खोया रहा था। तो मैंने आपको बताया स्वालीनता वाला बच्चा अपने आप में खोया रहेगा। अच्छा, प्रतीत होता है दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं सही तरीके से नहीं बना, आस पास जैसे हम हैं और आप हैं, सामने सामने किसी से बात सही तरीके से नहीं कर पाता। ठीक, तो सारा दिन पंख के साथ अकेले खेलता रहता, अपने आप में खोया रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसी में क्या है, स्वालीन क्रम विकार है। और राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, स्वालीन क्रम विकार है। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे 22 नंबर के लिए, पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसकी अभिलक्षण है। करा की पठन में दिक्कत हो रहा। ठीक है, करा की अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार। तो मैंने बताया जहां ज्यादा टाइम तक ध्यान नहीं लगा पाता है वहां अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार होता है। गुणज वैकल्य जहां गणना करने में दिक्कत हो, वाचन वैकल्य जहां पढ़ने में दिक्कत हो, बोलने में, स्वालीनता जहां अपने में खोया हो। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में कठिनाई हो रहा है और पढ़ने में कठिनाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं वाचन वैकल्य होगा। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 22 का सी ऑप्शन। 23 नंबर के लिए कह रहा एक ऐसी दशा जिनमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है और या प्रस्तावित करता है कि फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाता है। तो दोस्त इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है इसमें से राइट आंसर बनने के लायक होगा। वाचन वैकल्य, स्वालीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार। तो पहले तो यह देखेंगे कि ऐसी दशा है कि बच्चा पढ़ते समय, तो जैसे पढ़ते समय हुआ तो पढ़ते समय कहीं ना कहीं कुछ अक्षरों को इधर उधर कर रहा है, तो पढ़ते समय मैंने बताया था डिसलेक्सिया हो जाएगा। और डिसलेक्सिया को क्या बोलते हैं, वाचन वैकल्य बोलते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिसे हम बोलेंगे रीडिंग डिसऑर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं इसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर के लिए, 24 नंबर के लिए दोस्त, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी का भेदक किसका है। वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, उत्साह वैकल्य। तो इसमें से अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, रिक्त स्थानों, प्रिंट अक्षरों का ये सब गलत वर्तनी करता है, किसका होगा। गलत वर्तनी की बात करें तो कहीं ना कहीं किसका होने वाला है इसमें से राइट क्वेश्चन। अच्छा, गलत वर्तनी कर रहा है ना, गलत वर्तनी प्रिंट अक्षरों का मिश्रण कर रहा है, रिक्त मतलब सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है। पहली बात क्या है, जो मिक्सिंग और फ्लोइंग सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है। प्रिंट अक्षरों का मिश्रण है, वह समझ नहीं पा रहा है सही तरीके से। अच्छा, गलत वर्तनी भी करा तो कहीं ना कहीं वाचन वैकल्य होगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 24 का ए ऑप्शन बनेगा। 25 का निम्नलिखित में से अवधान कमी सक्रियता विकार वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। तो मैंने आपको बताया जिसको ध्यान
कि अच्छे से क्या हो जाएगा, वह बच्चा भ्रमित हो जाएगा। मतलब बातों बातों में आप कुछ बताओगे ना तो एक भ्रमित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे मतलब ध्यान से बातों को ध्यान ही नहीं दे पाएगा। ठीक है, कह रहे चुपचाप बैठ चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, कह रहा आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, कह रहा दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की प्रवृत्ति। अच्छा, जिसे असक्रियता न्यूनता विकार होती है वो अपने आप को सक्रियता में नहीं रख पाता, ध्यानपूर्वक बातों को नहीं समझ पाता है। मतलब चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, चुपचाप नहीं करता है, चुपचाप काम नहीं करेगा कि चुपचाप काम करता रहेगा, उसे भटक जाएगा, मतलब उसे आराम से भटक जाएगा, अपने रास्ते से ट्रैक से हमेशा भटकता रहता है। तो विपरीत आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है और इसीलिए दोस्त आपका बनेगा वह बी ऑप्शन। सी में करा ध्यानपूर्वक पढ़ने की प्रवृत्ति। अजय भाई ध्यानपूर्वक पढ़ लेगा तो फिर कहाँ से विकार होगा। करा बिना रुके हुए लंबे गद्यांश, तो जब लंबे गद्यांश की बात करें तो फिर उसमें ना डिस्लेक्सिया भी है, उसमें डिस्लेक्सिया भी नहीं है, क्योंकि जब लंबे बातों को बिना रुके अपने बातों को एकदम भड़बड़ भड़बड़ बोलता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्लेक्सिया भी नहीं है, उसमें बोलने वाला विकार भी नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं सही। ठीक है, तो आपका जो 25 बनेगा वह आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे ध्यान देंगे 26 नंबर के लिए। कड़ा गुणज वैकल्य की पहचान क्या है। कड़ा गणन कौशल, क्षीणता, संख्याओं गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, और अवधान सक्रियता आवेगशीलता, मौलिकता प्रवाह लचीलापन, कर मांसपेशियों के संचालन गतिशीलता की परस्परता में कठिनाई। तो कहीं ना कहीं गुणज वैकल्य की बात करें तो गुणज वाले वैकल्य में होगा गणना संबंधी विकार होगा, तो जहां पर गणना संबंधी होगा वही हमारा राइट आंसर। करेक्ट, गणन कौशल छेड़ता, कहीं ना कहीं छेड़ता होने लगी है, तो कहीं ना कहीं वह छेड़ता होने कहीं कहीं वह समझने में दिक्कत हो रही है, जो संख्याएं हैं उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। आपका राइट आंसर बनेगा वह 26 का ये ऑप्शन। अच्छा, बी ऑप्शन में अवधान असक्रियता आवेगशीलता, तो आवेगशीलता में क्या होगा, भ्रमित हो जाएगा। अच्छा, धारा प्रवाहिता प्रवाहशीलता की बात करें, मौलिकता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें सृजनात्मकता की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता वाले में क्या होगा भाई, गुणज वैकल्य है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 27 नंबर के लिए। करें एक विद्यार्थी जिसे ADHD या अवधान न्यूनता असक्रियता विकार है, ठीक है, जो समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। उच्च संरचना वाले कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय दिनदहाड़ी सीट पर बैठते हैं, कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देते हैं। तो 27 नंबर के लिए दोस्त क्या बनेगा, इसमें से थोड़ा सा देख लेंगे 27 नंबर प्रश्न के लिए। एकदम अच्छा प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है। अच्छा, मौखिक अनुदेश से कहीं ना कहीं बच्चे को क्या है, असक्रियता विकार है, उसको क्या करना, प्रभावशाली, उसको मिलाने के लिए क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको करा है कि इसमें ध्यान देंगे, करा कि कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, उच्च संरचना वाला जहां मुख्यतः क्या मौखिक अनुदेश से हो, तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ADHD से ग्रसित है बच्चा, उसको हम क्या प्रभावशाली बनाना है, उसको क्लास में इफेक्टिव, मतलब कोई ना कोई दिक्कत ना हो, तो कहीं ना कहीं उसका मौखिक अनुदेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको मौखिक अनुदेशन से कोई मतलब नहीं होगा, ध्यान देंगे। तो आपका बी ऑप्शन की बात करें, कक्षा जहां लचीली समय सारणी हो और व्यवस्था क्या हो, बैठने की व्यवस्था, तब विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। तो आपको पता है दोस्त, जहां न्यूनता असक्रियता विकार होगा वहां पर बच्चा कहाँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बैठेगा, अपने रुचि के हिसाब से बैठेगा, उसको प्रेफरेंस दे दिया जाए, भाई जहां आपको अच्छा लगता है वहां पर बैठो, वहां पर बैठ के पढ़ो, बस पढ़ना आपको है, किसी भी तरीके से पढ़ो, तो बच्चे में इस तरीके से बात बन सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में करा कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। डी में करा कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय जटिल अनुदेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी दोस्त। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह 27 का क्या बनेगा, 27 का आपका बी ऑप्शन बन जाएगा, 27 का बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 8 चलते हैं 28 नंबर की। करा पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। करा शब्दों की पहचान, विसंकेतन, वर्तनी में संघर्ष, करा ध्यान ना केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता,
आवेगशीलता, कर मौलिकता, प्रभावशीलता, मांसपेशियों के संचालन, गति और समन्वय में कठिनाई। तो कहीं ना कहीं पठन वैकल्य की बात हो रही है, पढ़ने में बच्चे को दिक्कत है। अच्छा, पढ़ने में दिक्कत है तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो शब्दों की पहचान, विसंकेतक, वर्तनी में संघर्ष। एकदम सही है आपका। जो राइट आंसर बनेगा वह कहीं ना कहीं वर्तनी में क्या करेगा? संघर्ष करेगा। कहीं ना कहीं वह स्पेलिंग में क्या करने वाला है? स्ट्रगल करने वाला है। वह बोलने में, वर्तनी करने में जो संघर्ष करेगा, ये ऑप्शन 28 का बनेगा। तो पठन वैकल्य है, कहीं ना कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, कहीं ना कहीं पठन वैकल्य है, पढ़ने में उसे दिक्कत है। अच्छा ठीक है, करेक्ट किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है, उसकी पहचान करना है कि भाई अगर पठन वैकल्य है, उससे पढ़ने में दिक्कत हो, हमको किस ऑप्शन से हमें लगेगा कि भाई साहब इसको पठन वैकल्य है। तो इसे तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे शब्दों की पहचान, और समझ नहीं पाएगा क्या हम शब्द बोले तो वर्तनी में संघर्ष करेगा। और राइट आंसर जो बनेगा 28 का हमारा ये ऑप्शन बनने वाला है। अच्छा, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, असक्रियता, आवेगशीलता, तो यह तो होता न्यूनता, सक्रियता, विकार वाला। धारा, मौलिकता, प्रवाह और लचीलापन की बात करें, कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का लक्षण की बात करता है। मांसपेशियों के संचालन, गत समन्वय में कठिनाई, तो मांसपेशियों में संचालन की बात जिसे हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं उसमें होता दोस्त। इसलिए 28 का जो बनेगा वो 28 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 28 का क्या बनेगा? वो 28 का हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। करा की ध्यान देंगे, करा की आपसे अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, मतलब कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो, निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, और निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करता है? करा अवधान, न्यूनता, सक्रियता, विकार, स्वलीनता, दृश्य बाधित, करा गुणन वैकल्य। तो गुणन वैकल्य जहां होता है जहां गणना संबंधी गणितीय क्रियाओं का दिक्कतें होती हैं, तो वह तो डी ऑप्शन नहीं बनेगा। दृश्य बाधिता का कोई मतलब नहीं है। स्वलीनता मैंने बताया जब अपने आप में खोया रहे, उससे कुछ मतलब दुनियादारी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। करा ध्यान, न्यूनता, सक्रियता, विकार, तो सही ध्यान नहीं दे पाता है और ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता किसी मुख्य बिंदु पर, और इसीलिए दोस्त आपका 29 का जो बनेगा वह 29 का आपका ए ऑप्शन बनने वाला। 29 का क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न होगा। करा कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? मतलब पढ़ने में दिक्कत है ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो पढ़ने वाला दिक्कत चलेंगे। तो करा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, करा एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, करा अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता। तो अपसारी चिंतन की बात करें तो यह धारा में प्रभाविता तो सृजनात्मकता का लक्षण है, तो यह तो नहीं होगा। न्यूनता अवधान की बात करेंगे, जब ध्यान सही तरीके से नहीं लगा पाता तो यहाँ पर बात बढ़ती, तो यह भी तो नहीं होगा, ना होगा सी, ना होगा डी। अच्छा, करा कि बार बार दोहराना, यह भी नहीं बात बनने वाली है, क्योंकि उसमें पठन वैकल्य है, पढ़ने में दिक्कत है। अब पढ़ने में दिक्कत होगा तो कहीं ना कहीं धारा प्रवाह में अक्षमता होगा, वह सही तरीके से बात को नहीं कर पाएगा। तो 30 का क्या बनेगा? वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। इस तरीके से बात करें तो आप सभी ने 2 भागों में 2 चैप्टर की बात करें, जिसमें से अधिगम, अक्षमता और समावेशी शिक्षा पर आप सभी ने बात की। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन अच्छे थोड़ा लेवल के होते हैं। जैसे आपको समझने की जरूरत है कि आपको समझेंगे कैसे। जैसे समावेशी शिक्षा की बात करें तो बच्चों को हम कैसे व्यवस्थित ढंग से उनके व्यक्तिगतता को ध्यान में रखते हुए उनको कैसे हम एकजुट करने का प्रयास करेंगे, किसी बच्चे में ईर्ष्या की भावना ना हो, ये सभी बातों को हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अधिगम क्षमता की बात आपने देखा कि अधिगम क्षमता में कहीं ना कहीं विकार, मतलब बोलने में दिक्कत, स्वालीनता में दिक्कत, गणितीय गणना में दिक्कत, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सभी आपने देखा। पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, ये सभी हो रही थी। तो दोस्त इस तरीके से बात करें तो आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। जैसा भी आपको सेशन के लगा हो उस सेशन के बारे में आप सभी जरूर अवश्य बताएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।